मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, क्लियर है, और इस रिजिड बॉडी का हमने मान लिया कि यह क्या है, सेंटर ऑफ मास है, क्लियर है, और कोई एक्सिस इसका सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस रिजिड बॉडी के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है, ठीक। तो उस एक्सिस के अबाउट यह रिजिड बॉडी किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यह जो एक्सिस है, यह एक्सिस किसी लीनियर वेलोसिटी vc के साथ मूव भी कर रहा है, और कुछ यह बोला गया कि यह जो सरफेस दिया गया है, यह सरफेस रेस्ट में है, यह सरफेस किस कंडीशन में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो हम लोग इस रिजिड बॉडी पर स्थित इस पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। इस पॉइंट को यदि हम लोग ए बोल दे तो इस ए पॉइंट के पास इस vc के कारण इस डायरेक्शन में एक लीनियर वेलोसिटी होगा, उस लीनियर वेलोसिटी को हम लोग बोल देंगे vc, ठीक है। जबकि इस ओमेगा के कारण इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग बोलेंगे r ओमेगा बोलेंगे, क्लियर है, ठीक, क्लियर है। यदि इफ vc बराबर r ओमेगा हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, यह जो रिजिड बॉडी है, यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर प्योर रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, क्लियर है, ठीक। लेकिन किसी वजह से यदि vc इज नॉट इक्वल टू r ओमेगा हुआ तब क्या होगा, तब हम लोग कहेंगे कि यह रिजिड बॉडी इस सरफेस पर इम्प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, इम्प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, क्लियर है, ठीक, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, यह जो ए पॉइंट होगा, यह ए पॉइंट हो सकता होगा कि आगे की ओर स्लिप करे या हो सकता है कि पीछे की ओर स्लिप करेगा। यह डिपेंड करेगा कि vc बड़ा है अथवा ओमेगा r ओमेगा बड़ा है, क्लियर है। यदि इस ए पॉइंट के लिए इस vc का वैल्यू इस r ओमेगा के वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो यह ए पॉइंट किस डायरेक्शन में स्लिप करेगा, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा, क्लियर है, ठीक। जबकि यदि इस r ओमेगा का वैल्यू इस vc के वैल्यू से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यह जो ए पॉइंट होगा, यह ए पॉइंट किधर स्लिप करेगा, इस बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा। यानी कि जब कभी भी इस vc का वैल्यू इस r ओमेगा के वैल्यू के इक्वल नहीं होगा तो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स के बीच में, यानी कि इस पॉइंट को ए बोले हैं तो इसके जस्ट नीचे सरफेस पर जो पॉइंट होगा बी, ठीक है, तो इस ए और बी के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ जाएगा, और उस रिलेटिव मोशन की वजह से हम कहेंगे कि ए पॉइंट या तो आगे की ओर स्लिप करेगा या हो सकता है कि पीछे की ओर स्लिप करे। यह डिपेंड करेगा कि vc का वैल्यू ज़्यादा है या इस r ओमेगा का वैल्यू ज़्यादा है, क्लियर है, ठीक। तो इम्प्योर रोलिंग मोशन के केस में क्या होगा, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा रिजिड बॉडी का, कॉन्टेक्ट पॉइंट यानी कि से ए ऑन रिजिड बॉडी विल स्लाइड ऑब्लिक स्लिप्स, क्लियर है, ठीक। यदि यह ए पॉइंट आगे की ओर स्लिप करेगा तो हम कहेंगे कि वह फॉरवर्ड स्लिप का हो रहा है। यदि यह ए पॉइंट पीछे की ओर स्लिप करेगा तो हम बोलेंगे कि वह बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, क्लियर है। तो स्लिपिंग जो होगा वह कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, एक फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है, और दूसरा हो सकता है बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। तो आइए हम लोग इस फॉरवर्ड स्लिपिंग को और इस बैकवर्ड स्लिपिंग को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि यह इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है और एक्सिस जो है वह एक्सिस vc से मूव कर रहा है, क्लियर है, ठीक। तो हमने इस रिजिड बॉडी पर यहाँ पे एक पॉइंट ए चूज किया और इस सरफेस पर दूसरा पॉइंट बी चूज किया। यह सरफेस किस कंडीशन में दिया गया है, रेस्ट में दिया गया है, क्लियर है, ठीक। तो इस पॉइंट का, इस ए पॉइंट का जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वह vc होगा और इस ओमेगा के कारण इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा जिसे हम लोग r ओमेगा बोलेंगे, क्लियर है, ठीक। यदि vc का वैल्यू r ओमेगा के वैल्यू से ज़्यादा हो गया, ठीक है, यदि इस vc का वैल्यू इस r ओमेगा के वैल्यू से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तब यह जो ए पॉइंट होगा, यह ए पॉइंट इस बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आगे की ओर स्लिप करेगा। तो जब vc का वैल्यू r ओमेगा से ज़्यादा हो जाएगा तो पॉइंट ए जो होगा वह किस डायरेक्शन में स्लिप करेगा, पॉइंट ए विल स्लिप इन फॉरवर्ड
डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक। तो जब यह ए पॉइंट आगे की ओर स्लिप करेगा तो हम कह सकते हैं कि इस रिजिड बॉडी पर सरफेस के द्वारा पीछे की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाएगा। क्लियर है? किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाएगा? इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, पीछे के डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाएगा। और इस फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर होगा वह कैसा नेचर होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्लियर है? इस फ्रिक्शन फोर्स का रोल क्या होगा? तो यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, यह फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है? इस VC के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यह फ्रिक्शन फोर्स VC के वैल्यू को घटाएगा। क्लियर है? ठीक। और इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वह किस सेंस में होगा? क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। तो इस फ्रिक्शन फोर्स के इस टॉर्क के कारण यह जो ओमेगा होगा वह ओमेगा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन और इस टॉर्क का डायरेक्शन दोनों क्या है? क्लियर है? ठीक। तो यह फ्रिक्शन फोर्स और क्या काम करेगा? इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वजह से ओमेगा जो होगा वह ओमेगा बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि यह जो फ्रिक्शन फोर्स है, यह फ्रिक्शन फोर्स इस VC को घटाते जाएगा, घटाते जाएगा, घटाते जाएगा, और इस ओमेगा को बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिस सिचुएशन पर VC इज इक्वल टू R ओमेगा सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है? और उस सिचुएशन पर क्या हो जाएगा? यह रिजिड बॉडी प्योर रोलिंग मोशन करना चालू कर देगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि जब कभी भी कोई भी रिजिड बॉडी इम्प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और वह फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से लगता है कि फाइनली रिजिड बॉडी प्योर रोलिंग मोशन करना चालू कर देता है। क्लियर है? और जैसे ही यह रिजिड बॉडी प्योर रोलिंग मोशन चालू करना शुरू कर देगा, वैसे ही यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, यह फ्रिक्शन फोर्स डिसअपीयर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि इस फ्रिक्शन फोर्स का कोई महत्व या कोई रोल नहीं बचेगा। जब यह रिजिड बॉडी फॉरवर्ड स्लिपिंग करेगा, यानी कि VC का वैल्यू R ओमेगा के वैल्यू से ज़्यादा होगा, तो इन फुल रोटेशन यह जो सेंटर ऑफ मास होगा, यह जो सेंटर होगा, वह सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वह डिस्प्लेसमेंट 2πr से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? यह जो मेरा सरफेस है, यह सरफेस मान लेते हैं कि रेस्ट में है। क्लियर है? और यह इस रिजिड बॉडी का सेंटर है, और कोई एक्सिस इस सेंटर से गुजर रहा है जो इस रिजिड बॉडी के प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो एंगुलर वेलोसिटी हमने मान लिया वह ओमेगा मान लिया। क्लियर है? जबकि इस एक्सिस का जो लीनियर वेलोसिटी माना हमने वह VC माना। क्लियर? इस रिजिड बॉडी पर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लेते हैं A, जबकि इसके जस्ट नीचे हम लोग एक दूसरा पॉइंट चूज करते हैं B, जो इस पीला वाला जो लाइन है या जो यह मेरा सरफेस है उस पर यह एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? ठीक। तो ये दोनों पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स कहलाएंगे। क्लियर? ठीक। तो इस A पॉइंट के पास इस VC के कारण इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग VC बोलेंगे। साथ ही साथ इस ओमेगा के कारण इस A पॉइंट के पास इस बैकवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग ओमेगा R बोलेंगे। क्लियर है? ठीक। यदि VC का वैल्यू ओमेगा R के वैल्यू से कम हो गया, यानी कि ओमेगा R का वैल्यू VC के वैल्यू से ज़्यादा हो गया, तब क्या हाल होगा? तब जो होगा, यह जो A पॉइंट होगा, यह A पॉइंट पीछे की ओर खसकना चालू कर देगा। यानी A पॉइंट का जो स्लिपिंग होगा वह किस डायरेक्शन में होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग कहेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग या स्लाइडिंग। क्लियर है? तो बैकवर्ड स्लिपिंग का कंडीशन क्या हो गया? इस ओमेगा का वैल्यू जो होना चाहिए वह इस VC के वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है? ठीक। यानी कि जब यह डिस्क बैकवर्ड स्लिपिंग करेगा तो यह जो मेरा A पॉइंट होगा, इस A पॉइंट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाएगा, और यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, यह फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? काइनेटिक नेचर का होगा। क्लियर है? ठीक। तो यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, यह क्या करेगा? यह फ्रिक्शन फोर्स इस VC के डायरेक्शन में लग रहा है तो इस VC के वैल्यू को बढ़ाएगा। क्लियर है? ठीक। यानी फ्रिक्शन फोर्स का पहला जो वर्क हो गया वह क्या हो गया? इस VC को बढ़ाना हो गया। क्लियर है? और दूसरा वर्क क्या होगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि यह फ्रिक्शन फोर्स इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह किस सेंस में आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। और यह जो ओमेगा है, यह ओमेगा किस सेंस में है? क्लॉकवाइज सेंस में है। यानी ओमेगा और टॉर्क, यह टॉर्क है।
ठीक है। ओमेगा और यह जो टॉर्क होगा, यह टॉर्क दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यह टॉर्क क्या करेगा, इस ओमेगा के वैल्यू को घटाएगा। क्लियर है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि यह जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क होगा, वह टॉर्क इस ओमेगा को क्या करेगा, घटाएगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि VC क्या होते जाएगा, VC जो होगा वह बढ़ते जाएगा और यह जो ओमेगा होगा वह घटते जाएगा। यह बढ़ रहा है और यह घट रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिस सिचुएशन में VC किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा आर के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही VC ओमेगा आर के इक्वल हो गया तो कौन सा मोशन चालू हो जाएगा, प्योर रोलिंग मोशन चालू हो जाएगा। और जैसे ही प्योर रोलिंग मोशन चालू हो गया तो यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, यह फ्रिक्शन फोर्स डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं होगा। क्लियर है, ठीक। तो हम इस तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि जब कोई भी रिजिड बॉडी बैकवर्ड स्लिपिंग कर रहा होगा तो वह भी अंतोगत्वा प्योर रोलिंग मोशन करना चालू कर देगा। क्लियर है, ठीक। तो बैकवर्ड स्लिपिंग से प्योर रोलिंग मोशन तक आने में उसको कुछ ना कुछ स्पेशल टाइम लगेगा। उसको हम लोग कैलकुलेट करना कई एग्जाम्पल के थ्रू से सीखेंगे। क्लियर है। यह जो सेंटर होगा, यह सेंटर बैकवर्ड स्लिपिंग के केस में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा एक फुल रोटेशन में, वह 2πr से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, यह आपको ध्यान में रखना है। आप एक लाइन नोट भी कर लीजिए, जब प्योर रोलिंग होता है तो सेंटर का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है वह क्या होता है, 2πr होता है। क्लियर है, ठीक। यदि फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है तो एक स्लिपिंग हो रहा है तो एक फुल रोटेशन में जो सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा वह क्या हो जाएगा, 2πr से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। और यदि बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा हो तो एक फुल रोटेशन में जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह डिस्प्लेसमेंट 2πr से क्या होता है, कम होता है। बस इतना चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके। इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि ए सिलेंडर इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। द इनिशियल वेलोसिटी इज 0. फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर बिफोर इट परफॉर्म्स प्योर रोलिंग एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है, ठीक। इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि यह हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को इसके एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट हम लोग दे देते हैं और इस सरफेस पे हम लोग रख देते हैं। यह जो सरफेस है, यह सरफेस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है। क्लियर है। जिस टाइम हम लोग इस सिलेंडर को इस सरफेस पे रखते हैं उस टाइम इस एक्सिस के पास जो लीनियर वेलोसिटी होता है, उस लीनियर वेलोसिटी को यदि हम लोग V0 बोल दे तो V0 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि हम लोग इस रिजिड बॉडी पर यहाँ पे एक पॉइंट चूज करें और इस पॉइंट को A बोल दे और साथ ही साथ इस सरफेस पर एक पॉइंट चूज करें जस्ट इसके नीचे और उस पॉइंट को हम लोग B बोल दे, तो इस रिजिड बॉडी पर स्थित यह पॉइंट इस B पॉइंट के रिस्पेक्ट में पीछे की ओर स्लिप करेगा, पीछे की ओर स्लिप करेगा, इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा। क्लियर है, ठीक। तो एक लाइन आप नोट कर लीजिए, द सिलेंडर स्लिप्स backward direction and thus kinetic friction will act in forward direction। क्लियर है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब इस ए पॉइंट का इस बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने का टेंडेंसी होगा तो हम कह सकते हैं कि इस ए पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और इस फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर होगा वह कैसा होगा, काइनेटिक नेचर का होगा। क्लियर है। तो जैसा कि बैकवर्ड स्लिपिंग के केस में हम लोग कॉन्सेप्ट में यह सीख चुके हैं कि यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, इस फ्रिक्शन फोर्स के पास दो रोल होगा। पहला रोल, यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, यह फ्रिक्शन फोर्स इस एक्सिस को एक लीनियर वेलोसिटी देना चालू कर देगा, यानी कि इसका जो V0 होगा वह धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, V0 को बढ़ाना चालू करेगा। V0 इनिशियली क्या है, 0 है। और दूसरा जो इफेक्ट होगा वह क्या होगा, यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, इस फ्रिक्शन फोर्स का यदि हम लोग इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यह टॉर्क जो होगा वह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लगेगा। क्लियर है, ठीक। तो इस टॉर्क के कारण यह जो ओमेगा होगा, यह ओमेगा डिक्रीज करेगा, यानी ओमेगा नॉट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह वी नॉट जो होगा वह बढ़ते चला जाएगा और ओमेगा नॉट जो होगा वह घटते चला जाएगा और कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा और इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा वह लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा और v इजकल टू आर ओमेगा सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि यह जो रिजिड बॉडी होगा इस सरफेस पर क्या करेगा, प्योर रोलिंग मोशन चालू कर देगा। क्लियर है? ठीक। तो यह फ्रिक्शन फोर्स फाइनली क्या करेगा, इस मोशन को, इस रिजिड बॉडी का यह जो इम्प्योर रोलिंग मोशन है, इस मोशन को प्योर रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर देगा। जिस टाइम पे मान लेते हैं कि इस टी टाइम पे यह रिजिड बॉडी प्योर रोल करना चालू कर देता है, तो इस टी टाइम पे इसका जो इस सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है या जो सेंटर है वह सेंटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। क्लियर है? और इस डिस्टेंस को यदि हम लोग एस बोल दे तो हमसे यह बोला गया है कि इस एस का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो आइए हम लोग इस एस के वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखते हैं और इसी प्रॉब्लम में हम सारा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। हम लोग इस कंडीशन में आते हैं, मेरा कौन सा कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है और यह इस इनिशियल कंडीशन में क्या है, बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है। यह मेरा कौन सा कंडीशन है, यह मेरा फाइनल कंडीशन है और इस फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है। क्लियर है? ठीक। तो इस कंडीशन से, इस इनिशियल कंडीशन से इस फाइनल कंडीशन में आने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। तो इस इनिशियल कंडीशन में इस रिजिड बॉडी पर इस सरफेस के पैरेलल केवल और केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्लियर है? यानी कि इस वी नॉट को बढ़ाने का काम कौन सा फोर्स करेगा, या फ्रिक्शन फोर्स करेगा। क्लियर है? ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वह किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, म्यू एन जानते हैं। क्लियर है? ठीक। तो म्यू की जगह पे हम लोग म्यू मान लेते हैं, एन की जगह पे क्या, यदि इस सिलेंडर के मास को एम बोल दे और रेडियस को क्या बोल दे, आर बोल दे, तो इस एन की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एम जी लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। और फोर्स बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है, तो इस एफ के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एम इंटू ए लिख देंगे। तो यह एम से यह एम कैंसिल आउट हो गया, तो ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, म्यू इंटू जी मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि इस सेंटर ऑफ मास के पास इस डायरेक्शन में, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन मिलेगा, वह कितना मिलेगा, म्यू जी के इक्वल मिलेगा। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो यह पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? और यह किस डायरेक्शन में लगेगा, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है? ठीक। अब हम लोग इस फ्रिक्शन फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग जानते क्या है, टॉर्क बराबर जो होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर कितना लगेगा, एफ के लगेगा, और जो किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू एन के इक्वल होगा, और हम लोग इसको क्या लिख देंगे, म्यू इंटू एम इंटू जी लिख देंगे। क्लियर है? तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू एम जी लगेगा, और इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह यह है, और इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह यह डिस्टेंस होगा, जो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। क्लियर है? तो इस फ्रिक्शन फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, तो म्यू एम जी इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है? और टाउ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई इंटू अल्फा जानते हैं, तो लिख देते हैं आई इंटू अल्फा बराबर म्यू एम जी इंटू आर लिख देते हैं। क्लियर है? इस पॉइंट, इस एक्सिस के अबाउट इस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो आई की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 लिख देंगे इंटू अल्फा इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू आर लिखेंगे। तो यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है? आर स्क्वायर इस आर को कैंसिल आउट कर देगा, तो मिलेगा क्या, आर इंटू अल्फा अपॉन 2 इजिकल टू म्यू जी मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2 म्यू जी अपॉन आर मिल जाएगा। क्लियर है? यह हमें अल्फा का वैल्यू पता चल गया। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यह देख रहे हैं कि यह म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो यह अल्फा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? और यह अल्फा जो है, ठीक, और इस अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, तो अल्फा का डायरेक्शन वही होगा जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा, और टॉर्क और इस फ्रिक्शन फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह किस सेंस में होगा, वह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो यह अल्फा जो होगा वह किस सेंस में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब बताइए कि टी टाइम के बाद हम लोग क्या मान रहे हैं कि यह जो सिलेंडर है, यह सिलेंडर
इस सरफेस पर प्योर रोल करना चालू कर देता है। क्लियर है? तो जब प्योर रोल करना चालू कर देगा तो यह जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, यह काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसके सेंटर का जो लीनियर वेलोसिटी हमें मिल जा रहा है, वह लीनियर वेलोसिटी हम लोग कितना मान ले रहे हैं, v मान ले रहे हैं, जबकि इस एक्सिस के अबाउट इसका जो एंगुलर वेलोसिटी जो हमें मिल रहा है वो उसे हम लोग कितना मान ले रहे हैं, ओमेगा मान ले रहे हैं। क्लियर है? तो इस v को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो v बराबर हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी, यह फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्लियर है? तो u हमारे पास क्या दिया गया है, 0 दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है, 0 दिया गया, तो ये 0 लिखेंगे, प्लस a कितना दिया गया है, म्यू जी दिया गया है। क्लियर है? और यह किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस a की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू इंटू जी इंटू टी लिख देंगे। क्लियर है? तो v बराबर हमें क्या मिल गया, म्यू जी टी मिल गया। कि यह v किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में क्या है, a है। क्लियर है? a किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो v भी किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? ठीक, यानी कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है किए हुए हैं उसी डायरेक्शन में भी होगा। अब हम लोग इस ओमेगा को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस ओमेगा को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा बराबर होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी होता है। क्लियर है? तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इस रिजिड बॉडी का कितना, ओमेगा है, तो ओमेगा के जगह पे हम लोग ओमेगा लिखेंगे। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना हमारे पास, ओमेगा नॉट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट ही लिखेंगे, प्लस हम लोग इस अल्फा के जगह पे कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और ये अल्फा किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। क्लियर है? ठीक, जबकि यह जो ओमेगा है, यह ओमेगा किस सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में है। तो यदि इस ओमेगा के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि यह जो मेरा अल्फा का डायरेक्शन होगा वह निगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, -2 म्यू जी अपॉन आर इंटू टी लिख देंगे। क्लियर है? अच्छा, इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा बराबर मिलेगा ओमेगा नॉट -2 म्यू जी टी अपॉन आर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि म्यू जी टी जो है वह किसके इक्वल है, यहाँ देखिए, यहाँ म्यू जी टी है, यहाँ भी म्यू जी टी है, यह किसके इक्वल है, v के इक्वल है। तो इस म्यू जी टी की जगह पर हम लोग कितना डाल देंगे, v लिख सकते। तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट -2v अपॉन आर मिल जाएगा। क्लियर है? एक चीज और बताइए, जब यह रिजिड बॉडी प्योर रोल करना चालू कर देगा तो यह जो v होगा और यह जो ओमेगा होगा, इनमें रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। क्लियर है? तो v की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, आर ओमेगा लिख देंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे जब हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट -2v, v की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, आर इंटू ओमेगा लिख देंगे। तो लिख देते हैं 2 मिल जाएगा, 2 इंटू आर ओमेगा अपॉन आर मिल जाएगा। ठीक है? तो इस आर से इस आर को कैंसिल आउट कर देंगे तो ओमेगा बराबर हमें क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट -2 ओमेगा मिल जाएगा। इस 2 ओमेगा को जब इधर ला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट मिल जाएगा। तो ओमेगा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन 3 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, यानी कि जिस समय यह रिजिड बॉडी प्योर रोल करना चालू कर देगा, क्लियर है, तो उस समय इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा वह ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन 3 हो जाएगा। यानी कि इस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो जब हमें इस ओमेगा का वैल्यू पता चल गया तो इस v का वैल्यू भी हमें पता चल गया। क्लियर है? v बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, आर इंटू ओमेगा लिखेंगे। और ओमेगा के जगह पे हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा अपॉन 3 कैलकुलेट किया है। तो क्या हो जाएगा, आर ओमेगा अपॉन 3 हो जाएगा इस v का वैल्यू। क्लियर है? इस v का वैल्यू भी हमें पता चल गया, वो हमारे पास कितना होगा, आर इंटू ओमेगा नॉट अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर? और यह किस डायरेक्शन में होगा, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है? अच्छा, अब यदि हमको इस t का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो t का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो t के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ से इक्वेशन देख लीजिए, क्या है हमारे पास, v बराबर म्यू जी टी है। तो हमारे पास v बराबर क्या है, इक्वेशन म्यू जी टी है। तो t बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, v बाई म्यू जी हो जाएगा। क्लियर है? और v हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ कितना, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 है। तो क्या लिख देंगे, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि इतना टाइम के बाद यह रिजिड बॉडी प्योर रोल करना चालू कर देगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने पर टाइम कितना लगेगा, इतना लगेगा। ठीक है? इस इंस्टेंट पे इसके पास जो लीनियर वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, इतना होगा। और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, ओमेगा नॉट अपॉन 3 होगा। क्लियर है? ठीक, यहाँ जब प्योर रोलिंग करना चालू कर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो हमें कैलकुलेट
एक्चुअल में क्या बोला गया था करने के लिए, इस एस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो एस के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगले पेज में आते हैं। तो हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as जानते हैं। क्लियर है, ठीक। और हमारे पास दिया क्या गया है, हमारे पास दिया गया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वह कितना है, 0 है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 है। क्लियर है, ठीक। और एस हमें कैलकुलेट करना ही है, और ए हमारे पास कितना है, म्यू जी है। तो इन सारे टर्म को हम लोग जब यहाँ पे पुटअप करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें रिक्वायर्ड एस का वैल्यू कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो भी की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 लिखेंगे। क्लियर है, तो लिख देते हैं यहाँ पे भी की जगह पर क्या लिखेंगे, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू हमारे पास कितना है, 0 है, तो 0 प्लस 2 ए हमारे पास कितना है, ए जो है हमारे पास वह कितना है, म्यू जी है। क्लियर है, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग प्लस क्या लिख देंगे, म्यू जी लिख देंगे। क्लियर है, इंटू एस है तो एस लिख दिए। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 म्यू जी इंटू एस लिखेंगे। तो एस बराबर हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब यह रिजिड बॉडी इस कंडीशन से इस प्योर रोलिंग कंडीशन में आएगा तो इसका जो सेंटर होगा वह सेंटर कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, या सेंटर कितना मूव कर गया होगा, ये डिस्टेंस मूव किया होगा। और यह डिस्टेंस कितना है, कितना माने हैं, एस माने हैं, तो यह डिस्टेंस एस कितना होगा, कुछ इतना होगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि यह जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, यह फ्रिक्शन फोर्स इस रिजिड बॉडी को इस कंडीशन से इस कंडीशन तक लाने में कितना वर्क किया होगा उससे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ देखना है कि यह फ्रिक्शन फोर्स क्या क्या काम करेगा। यह फ्रिक्शन फोर्स इस रिजिड बॉडी को एक लीनियर मोशन भी, लीनियर एस्केलेशन दे रहा है। क्लियर है, यानी कि इस लीनियर एस्केलेशन के कारण इस रिजिड बॉडी के पास एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है, और जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो यह फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, ट्रांसलेशनल वर्क करेगा। क्लियर है, और इस फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क होगा वह टॉर्क क्या दे रहा है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहा है जो इस ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है, या हम यूं कहें कि इस फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है वह टॉर्क एक एंगुलर रिटार्डेशन दे रहा है। क्लियर है, यानी कि इस एंगुलर रिटार्डेशन के कारण भी कुछ ना कुछ वर्क होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स होगा, यह फ्रिक्शन फोर्स का दो वर्क होगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन के लिए वर्क होगा। क्लियर है, और दूसरा रोटेशनल मोशन के लिए वर्क होगा। क्लियर है, ठीक। तो एक लाइन आप नोट कर लीजिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस वर्क डन फॉर रोटेशनल मोशन। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स को यदि हम लोग W बोल दे तो W बराबर क्या लिखेंगे, वर्क डन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस वर्क डन फॉर रोटेशनल मोशन। क्लियर है, तो वर्क डन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्लस, तो फ्रिक्शन फोर्स रोटेशनल मोशन के लिए कितना वर्क करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ठीक। तो इस फॉर्मूला को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो जब कभी भी रोलिंग मोशन के केस में अगर वर्क डन निकालना होगा तो आपको इतना सोचना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, डेल्टा थीटा कैलकुलेट करना होगा। तो डेल्टा थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा थीटा बराबर होता है ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर होता है। क्लियर है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया गया है, इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है वो तो ओमेगा नॉट ही दिया गया है। अल्फा कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, जो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन के इस इनिशियल ओमेगा के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि अल्फा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओमेगा नॉट के जगह पे ओमेगा नॉट, और टी हमने भी कैलकुलेट कर चुके हैं। टी हमारे पास कितना है, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी है। क्लियर है, तो टी के जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी लिख देंगे। क्लियर है, प्लस हाफ अल्फा के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, अल्फा भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वह कितना है, इतना है। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि इस ओमेगा के डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव, यानी -2 म्यू जी अपॉन आर लिख देंगे। तो अल्फा के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे,
टू म्यू जी अपॉन आर लिख देंगे इंटू फिर टी का स्क्वायर। टी हमारे पास कितना है, इतना है, तो इतना का स्क्वायर कर देते हैं। क्या लिख देंगे, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी का स्क्वायर लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी कॉमन आ गया, ओमेगा नॉट माइनस, यह माइनस यहाँ लिख देते हैं, माइनस हाफ 2 म्यू जी अपॉन आर इंटू आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी हो जाएगा। क्लियर है। तो म्यू जी से यह म्यू जी कैंसिल आउट हो गया, यह आर से यह आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी इंटू ओमेगा नॉट माइनस यह 2 से यह 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ओमेगा नॉट और नीचे क्या बचेगा 3। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी और यह हमें मिल जाएगा 2 ओमेगा नॉट अपॉन 3 मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अप इंटू आर अपॉन 3/9 म्यू जी मिल जाएगा। क्लियर है। तो फिर वर्क डन में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एफ के हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना है, हमारे पास म्यू एम जी है, तो एफ के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू एम जी। क्लियर है। ठीक। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वह सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो जा रहा है, ये एस डिस्प्लेस हो रहा है, और एस का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। एस हमारे पास कितना है, इतना है, आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी है। तो हम लोग कितना लिख देंगे, एस के जगह पे डेल्टा एस ही मेरा एस है, तो क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी। क्लियर है। प्लस, तो इस टॉर्क के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे देख लेते हैं। तो टॉर्क जो है मेरा वह कितना है, म्यू एम जी इंटू आर है, और इस टॉर्क का जो डायरेक्शन है वह किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, यानी कि इस ओमेगा के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है। तो टॉर्क को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस म्यू एम जी आर लिखेंगे। क्लियर है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टॉर्क के जगह पे माइनस म्यू एम जी इंटू आर लिख देते हैं। क्लियर है। इंटू डेल्टा थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया है, डेल्टा थीटा हमारे पास कितना है, इतना है, लिख देते हैं इंटू 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर अपॉन 9 म्यू जी लिख देते हैं। क्लियर है। ठीक। तो यहाँ से म्यू, यह इस म्यू को कैंसिल आउट कर देगा, जी इस जी को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ से यह म्यू इस म्यू को कैंसिल आउट करेगा, जी सॉरी यह जी इस जी को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमें फाइनली मिल क्या जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा आर स्क्वायर स्मॉल एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 18 और माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, माइनस एम 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम 18, तो m आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 3m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 18 मिल जाएगा। यह 3 से यह 18 6 टाइम कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 6 मिल जाएगा, और इतना यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।